नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से गद्य खंड के दूसरे पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आए कठिन शब्द और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि आप जब इस पाठ को पढ़ें तो आपको उसे समझने में आसानी हो। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुँची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो लेखिका बताती है कि दूसरे दिन वो साउथ कैंप पहुंच गई थी और उसने अगले दिन की तैयारी करना शुरू कर दिया था, जैसे खाना बनाना, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि इकट्ठा करना। जब दोपहर के 1:30 बजे तो वो चाय बना रही थी और बिस्ता ने उसे चाय बनाते हुए देखा, लेकिन उस समय तक जय की और मीनू नहीं आए थे। वह उनके लिए चिंतित मतलब परेशान थी क्योंकि उसे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वो धीरे धीरे इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनके साथ बहुत सारा सामान था और वो ऑक्सीजन की मदद भी नहीं ले रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। तो दोपहर में उसने अपने एक थर्मस को जूस से और एक को चाय से भरा और उसने नीचे अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जाने का निश्चय या निर्णय लिया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तो लेखिका बता रही है कि जैसे ही वो कैंप से बाहर निकली, वह मीनू से मिली। की और जय अभी पीछे थे तो वह और आगे बढ़ी। तो जेनेवा स्पर की जो चोटी थी, जो पीक था, उसके ठीक नीचे उसे जय मिला। जय ने उसको बहुत धन्यवाद दिया और गरम गरम चाय पी, पर जय ने उससे यह भी कहा कि तुम और नीचे मत जाओ। लेकिन लेखिका ने कहा कि मुझे की से भी मिलना है, इसलिए वह और नीचे गई, जहाँ वह की से मिली। कि उसको फिर से नीचे आते हुए देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मतलब आश्चर्यचकित। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा। उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो की ने उससे पूछा कि तुम इतना बड़ा जोखिम मतलब खतरा क्यों ले रही हो, क्योंकि फिर से तुम्हें ऊपर भी चढ़ना है। उसने पूरे दृढ़तापूर्वक मतलब भरोसे के साथ कहा कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह एक पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाली महिला हूँ और इस दल में शामिल हूँ, हमारे इस एवरेस्ट के अभियान दल में। तो अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। और फिर की ने उसके साथ बैठकर चाय पी और फिर वो लोग वापस ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन की ने अपना सामान उसे उठाने के लिए नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी का सबसे अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो थोड़ी देर बाद में बिस्सा और लाहाटू भी उनसे मिलने आए। फिर वे सब लोग साउथ कोल पर वापस पहुंच गए, जो कि विश्व का सबसे कठोर और कम सुरक्षा वाला स्थान है।
अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। दूसरे दिन जब लेखिका उठी, उसने चाय पी, बिस्किट और चॉकलेट खाई और फिर वो अपने जब तंबू से बाहर निकली तो उसने अंगदोर जी को देखा और कोई बाकी लोग बाहर नहीं थे। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो अंगदोर जी जो था वह बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला था। लेकिन इस कार्य में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड होने से उसके पैर ठंडे पड़ सकते हैं, उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वह चोटी पर या शिखर कैंप में ज़्यादा समय नहीं रुक सकता था। देर रात तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसे जो भी करना था वो जल्दी करना था, जल्दी ऊपर जाकर चोटी पर पहुंचकर जल्दी ही उसे वापस कैंप तक आना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। तो अंगदोर जी ने लेखिका से पूछा कि क्या उसके साथ वो भी आना चाहेगी, क्योंकि वो अभी जाकर जल्दी ही लौट आने वाला था। लेकिन लेखिका पहले सोच में पड़ गई कि एक ही दिन में ऊपर चोटी तक जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे उसके इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। तो उसको ये भी डर था कि अगर अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए वहाँ, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं लेने वाले हैं और ऊपर शिखर पर बहुत ठंडी रहती है, तो उनका लौटना भी बहुत खतरे से भरा होगा। लेकिन उसको अंगदोर जी पर पूरा विश्वास था, क्योंकि वो इससे पहले एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके थे और उसको अपने ऊपर भी विश्वास था कि वो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कर्मठता के साथ यह कार्य करेगी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। उस समय बाकी सब लोग तैयार हो रहे थे, सभी लोगों को चलने के लिए समय था। तो सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो लेखिका अंगदोर जी के साथ 6:20 पर ही बाहर निकल गई। उस दिन दिन चढ़ आया था, मतलब सूरज उदित हो गया था, सूरज निकल आया था, हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन बहुत ठंड थी। और लेखिका को अपने साथ जो उन्होंने ऊपर चढ़ने की सामग्री ली थी उसमें काफ़ी सुरक्षित और अच्छा महसूस हो रहा था। उन्होंने रस्सी का भी सहारा नहीं लिया था ऊपर पहाड़ी पर्वत पर चढ़ने के लिए। जो अंगदोर जी था वह एक फिक्स स्पीड से चल रहा था, एक प्रॉपर निश्चित गति से चल रहा था, जिससे लेखिका को उसके साथ साथ चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। ना तो वो बहुत तेज चल रहा था, ना ही धीमे चल रहा था। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। तो क्या हो रहा था, वहाँ जो ढलान थी वहाँ पर चट्टानें जो थी वो बहुत सख्त हो गई थी। सख्त मतलब कठोर, और ऐसा लग रहा था जैसे शीशे की बनी हूँ। और उसके अलावा वहाँ पर बहुत अधिक बर्फ़ जम गई थी रास्ते में, जिसे उन्हें फावड़े से अलग करना पड़ा। लेखिका को भी बहुत सख्ती के साथ, मतलब कठोर आघात करना पड़ा, तब जाकर वह धरती पर से बर्फ़ को निकाल पाई। लेकिन चूंकि वो एक ख़तरनाक जगह थी, डेंजरस प्लेस था, तो लेखिका अपना हर काम बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ कर रही थी। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए।
उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। तो 2 घंटे से भी कम समय में वो लोग कहाँ पहुंच गए थे? शिखर कैंप पहुंच गए थे। तो अंगदोर जी ने लेखिका से पूछा कि क्या वो थक गई है क्या, पर लेखिका ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। तब अंगदोर जी को बहुत सरप्राइजिंग हुआ और वो बहुत खुश भी थे, क्योंकि लेखिका और अंगदोर जी केवल 2 घंटे में शिखर कैंप पहुंच गए थे, जबकि वो बता रहे थे कि इससे पहले जो दल आया था उसे शिखर कैंप पहुंचने में 4 घंटे लगे थे। और वो बोले कि अगर हम इस स्पीड से ही चले तो हम जल्दी ही दोपहर तक शिखर पर पहुंच जाएंगे, मतलब चोटी या पीक पर पहुंच जाएंगे। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही हूँ। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। तो जो लाहाटू था, जो उनके पीछे पीछे आ रहा था, वो भी जल्दी से उनके पास पहुंच गया। जब वो शिखर के नीचे आराम कर रहे थे उसने उनके साथ चाय पी और फिर उन तीनों ने मिलकर चढ़ाई शुरू कर दी। वह अपने साथ नायलॉन की रस्सी लेकर आया था, जिसको पकड़ के ये तीनों चढ़ने लगे। सबसे आगे अंगदोर जी, बीच में लाहाटू एक लकड़ी के साथ उस रस्सी को पकड़े हुए था और पीछे लेखिका। और वो लोगों ने, लाहाटू ने वो पकड़ा था संतुलन के लिए, जबकि अंगदोर जी ने उसे पकड़ा था सुरक्षा के लिए। तभी लाहाटू का ध्यान गया कि लेखिका 2.5 लीटर पर मिनट की दर से ऑक्सीजन ले रही है, जबकि ऐसी ऊंचाई वाली जगह पर 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से ऑक्सीजन लेना चाहिए। उसने लेखिका के ऑक्सीजन के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, इनटेक को बढ़ाया। उसके बाद लेखिका को पर्वत पर चढ़ना बहुत आसान लगने लगा। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। तो दक्षिणी शिखर के ऊपर जब वो चढ़ रहे थे तो हवा की जो गति थी वो बहुत तेज हो गई थी। जैसा कि लेखिका ने नीचे से भी देखा था कि ऊपर हवा में बर्फ़ घूमता हुआ झंडे की तरह दिखाई दे रहा था। अब वो उस बर्फ़ के पास थी, उस ऊंचाई पर थी, उस शिखर पर थी और उसके चारों तरफ बर्फ़ के कण हवा में उड़ रहे थे, जिससे कि उसको सामने की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। बस ये समझ में आ रहा था कि थोड़ी दूर पर अब ऊंची चढ़ाई नहीं है, केवल नीचे एक सीधा ढलान है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कोंधा की सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:60 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम महिला थी। तो सांस रुक गई मतलब वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, उसे बहुत खुशी हुई और उसके मन में यह विचार कोंधा, उसके मन में यह विचार आया, यह सोच आई कि वो अब जल्दी ही शिखर पर पहुंचने वाली है। और 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी 23 मई 1984 के दिन, और वह पहली महिला थी, भारतीय महिला, जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। तो लेखिका बता रही है कि जब वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वह पिरामिड शेप या शंकु की तरह थी, जिसके टॉप पर बिल्कुल जगह नहीं थी। एक से ज़्यादा इंसान वहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता था, और वो दोनों थे, लेखिका और अंगदोर जी। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ पर जो बर्फ़ थी उसको खोदना शुरू किया, ताकि वहाँ दो लोगों के खड़े होने की जगह बन सके। इसके बाद में अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला।
मैंने इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो लेखिका वहाँ अपने घुटनों के बल बैठ गई और फिर उसने वहाँ की जो बर्फ़ थी उसको अपने माथे से लगाया, उसे चूमा, जैसे कि वो सागर माथे के ताज को, उसके सिर पे लगे हुए मुकुट को चूम रही हो। फिर उसने अपने झोले में से, अपने साथ लाए हुए सामान में से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, उन्हें लाल कपड़े में बंद किया, कुछ पूजा अर्चना की और उसे बर्फ़ के अंदर दबा दिया। और इतनी उसे खुशी हो रही थी कि उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर लेखिका उठी, उसने अंगदोर जी को भी बधाई दी, क्योंकि वही थे जो रस्सी को थामे हुए थे और लेखिका की सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे। वो उसके रज्जू नेता थे और उन्होंने ही हमेशा उसको प्रोत्साहित किया कि चलो अभी चलते हैं, और इस कारण आज वह यह सफलता प्राप्त की। इसलिए उसने उन्हें भी धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे गले लगा के बहुत बधाई दी और कहा कि तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पहली बार ही एवरेस्ट की चढ़ाई में सफल हो गई। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कुछ देर बाद सोनम पुलजर भी वहाँ पहुँच गई। उसने सबके फ़ोटो खींचे। फिर लाहाटू ने वॉकी टॉकी से कर्नल खुल्लर को उन चारों के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की बात की सूचना दी। यह सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने लेखिका को बधाई देते हुए कहा कि तुम्हारी ये अनूठी बधाई है कि तुम पहली बार में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई हो, और तुम्हारे माता पिता को भी इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जब तुम वापस इस दुनिया में लौटोगी तो तुम्हारी दुनिया एकदम अलग होगी उस दुनिया से जहाँ से तुम आई हो, क्योंकि अब सब लोग तुम्हें पहचानेंगे और सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारी सफलता से तुम्हें बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।